Yes, student, am I audible? Online student? Yes. Okay, 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 okay. See, we have started with the introduction to life insurance, and in that one we have seen the meaning, the definition of life insurance, then again, which are the life insurance business concept, then the nature of life insurance, essential features of life insurance, and then advantages. Advantages भी हो गया था ना अपना? Yes. What about the component? Component of life insurance नहीं हुआ था शायद. Superior to any other. हाँ, ये भी हो गया था. The death benefit component, cash value component, tax benefit, isn't it? Yes. Alia said something, but I didn't hear you, Alia. Yes. You can write it in the chat box, online student. Okay, chalo. Now next we will start here. How insurance works. Okay. Insurance कैसे काम करता है? So modern commerce was founded on the principle of ownership of property. When an asset loses value by loss or destruction due to a certain event, the owner of the asset suffers an economic loss. However, if a common fund is created, which is made up of a small contribution from many such owner of similar asset, this amount could be used to compensate the loss suffered by unfortunate few. ओके तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पे हाउ इंश्योरेंस वर्क मतलब उनका क्या कहना था कि अगर हम लोग देखेंगे कि क्या बेनिफिट मिलता है जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किसी को लॉस के लिए क्यों पे करती है उससे उसको क्या बेनिफिट मिलेगा बिकॉज वो जो प्रॉपर्टी उससे थोड़ी उसको कुछ पैसा मिलने वाला है ओके जैसे मैंने कार लोन लेके रखा है कार के ऊपर मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वो इंश्योरेंस देके उनको क्या बेनिफिट ना उनको मैं कार चलाने के दे रही हूँ कुछ भी उनको कुछ फायदा नहीं है तो उनका बेनिफिट क्या होता है और जो मैं प्रीमियम भर रही हूँ वो भी बहुत छोटे अमाउंट का है वो बहुत छोटे अमाउंट का लेकिन फिर भी वो मुझे रिइम्बर्स बहुत ज्यादा करके देने वाले मतलब बहुत ज्यादा पैसा वो लोग मुझे देने वाले तो उनसे उनको कैसे बेनिफिट होता है इंश्योरेंस कैसे काम करता है सी ये मैंने एक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया but there are many people who are purchasing the car who are taking the like loan or we can say who are taking the insurance लेकिन वो इंश्योरेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि अगर गड़बड़ कुछ हो गया कुछ लॉस हो गया तो वो हमें रिकवर करके मिलेगा थ्रू द इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ठीक है लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक अगर वहां पे एक ही है और एक ही बंदा वहां पे प्रीमियम भर रहा है और वहां पे कम कस्टमर अवेलेबल है इंश्योरेंस सेक्टर में तो इंश्योरेंस कंपनी का कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग वहां पे प्रीमियम भर रहे हैं देखो जनरली इवन अगर आप कोई इंश्योरेंस एजेंट का भी आप लोग बात करोगे तो वो भी आपको मतलब अपना अच्छा रिलेशन है तो वो बताएगा ऐसे कि लेने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं ऑलमोस्ट 100 लोग मतलब मैंने बहुत कम नंबर बताया 100 लोग इंश्योरेंस देते हैं वो जो 100 लोग रहेंगे वो एवरी ईयर या फिर मंथली वो लोग प्रीमियम भरते जाएंगे लेकिन 100 लोगों में से जो लॉस होगा वो किसी एक का या दो का होगा आर यू गेटिंग मी लेकिन बाकी जो बचे हुए 98 लोग हैं उनसे तो उनको पैसा कंटिन्यूसली मिल रहा है ना इंश्योरेंस कंपनी को तो वो उनके लिए एक अमाउंट ही रहेगा एक बेनिफिट ही है उनके पास उतना कैश अवेलेबल है करके उतना पैसा अवेलेबल है तो एक दो जन को देने के लिए कोई लॉस नहीं उसके अंदर आर यू गेटिंग मी सो देयरफॉर दिस कॉन्सेप्ट हैव स्टार्टेड हियर कि इंश्योरेंस वहां पे गारंटी देता है लाइक दे विल गोइंग टू सिक्योर योर असेट दे विल गोइंग टू सिक्योर योर लाइफ लेकिन साइड बाय साइड उनको भी वो इनकम मिलता ही रहता है okay now the next one here insurance as a process by which the losses of a few who are unfortunate to suffer such losses are shared those exposed to similar uncertain events and situations मतलब जिनको जिनका एक्चुअल में लॉस हुआ है उनको वो बेनिफिशियल है इंश्योरेंस लेना जिनका लॉस जैसे मैंने कहा कि टर्म प्लान लेते हैं लोग तो टर्म प्लान में लोग एवरी ईयर बहुत ज्यादा पैसा देते हैं लेकिन उसका गारंटी रहता है कि आपका अगर कुछ वो लॉस हो जाएगा तो आपको बहुत मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा लेकिन जरूरी नहीं ना कि जिसने इंश्योरेंस लिया वो मर ही जाए करके इट्स नॉट नेसेसरी वो शायद पूरा मतलब लिटरली ओल्ड एज होगा उसका 75 एज तक वो जिंदा भी रहेगा लेकिन 75 एज तक वो जो पूरा इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो इंश्योरेंस कंपनी ने लिया हुआ है
तो उसका ही वो लोग डबल ट्रिपल करते रहेंगे पैसा, तो उनके लिए तो वो बेनिफिशियल है करके। तो इसके लिए जिनको लॉस होता है उनके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। द नेक्स्ट वन ईयर, अच्छा ये मैंने बराबर पेज नंबर प्रिंट किया है ना, हाँ 9-10, ओके। Then the next one, for okay, insurance as a process by which the losses of a few who are unfortunate to suffer such losses are shared those exposed to similar uncertain events or situations. See, firstly, this must be an asset which has an economic value. The asset मतलब वहां पे हमें asset के ऊपर इंश्योरेंस करना चाहिए। तो asset मतलब क्या रहेगा? It may be physical like car or a building. ठीक है। नेक्स्ट इट मे बी नॉन फिजिकल लाइक अ नेम और एंड गुडविल। नेम एंड गुडविल के लिए वहां पे क्या इंश्योरेंस रहेगा, क्या एग्जांपल दे सकते तुम लोग? नॉन फिजिकल है एंड लाइक अ नेम एंड गुडविल, गुडविल के लिए अच्छा मतलब इंश्योरेंस जैसे कि शादी वगैरह या मेडिकल, मेडिकल वी कैन से मेडिकल उसके अंदर ही आएगा ना, नॉन फिजिकल मेडिकल वी कैन नॉट से इट्स असेट, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग मेडिकल लोन लेके रखते हैं, तो वो मे बी इट्स अ नॉन फिजिकल वन, लेकिन ये अपने गुडविल के लिए रहेगा, isn't it? And next one here may be personal like one's eyes, limbs and other aspect of one's body. अच्छा ये भी रहता है, इसके ऊपर भी हम लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आई एम अ टीचर, तो मुझे अगर टीचर टीचर के लिए मेन क्या रहता है, उनका आवाज रहता है, ठीक है। देन अगेन उनका हैंड रहता है, जहाँ पे उनको लिखने का काम बहुत ज्यादा रहता है। तो शायद मुझे अगर लगता है कि फ्यूचर में मेरा आवाज कुछ खराब हो जाएगा, शायद बाहर कंटिन्यूसली बात करते करते, तो मुझे उसके ऊपर एक इंश्योरेंस मिलेगा, तो मैं वो लेके रखूंगी। अगर मेरा आवाज ही चला गया तो वो इंश्योरेंस के थ्रू मुझे पैसा मिलेगा। तो दिस वे मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि अपने बॉडी जो रहता है बॉडी पार्ट्स के लिए भी हम लोग इंश्योरेंस कर सकते हैं, अपने आंखों के लिए, लिम्स के लिए, ओके। Now the next one here, the asset may lose its value if a certain event happens. The chance of a loss is called as a risk. The cause of the risk event is known as a peril. ठीक है, ये तुम लोग को वर्ड आएगा, पेरिल मतलब क्या है यहाँ पे? तो मतलब जो भी रिक्स आया है, रिक्स आया मतलब इन द सेंस वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल असेट लाइक कार, ठीक है। कार का एक्सीडेंट हो गया तो वो तुम्हारे लिए रिक्स ही हो गया, मतलब कार का एक्सीडेंट हो गया मतलब वो तुम्हारे लिए लॉस हो गया। तो कार लेना वी कैन नॉट से इट इज टोटली सेफर वन, अगर उसका बीच में एक्सीडेंट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तो आपको वो एक टाइप का वहां पे लॉसेस फेस करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए वो रिस्क रहेगा, ओके। तो ये रिस्क क्यों हुआ, ये जो डैमेज है उसका रीजन क्या था? तो वो जब हम लोग इंश्योरेंस टर्म में कहेंगे तो उसको पेरिल कहा जाएगा। आई थिंक यू आर गिविंग द एग्जाम ना कमलेश, आप एग्जाम दे रहे हो ना इंश्योरेंस एजेंट का, तो आप ये ध्यान में रखो पेरिल मतलब क्या रहेगा। जब कॉज ऑफ रिस्क ऑफ द इवेंट रहता है ना, उसको पेरिल कहा जाता है कि ये जो रिस्क हुआ है, ये जो डैमेज हुआ है उसका रीजन क्या है, तो उसको इंश्योरेंस के लैंग्वेज में पेरिल करके कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, व्हाट इज पेरिल, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, देयर इज अ प्रिंसिपल नोन एज पूलिंग। दिस कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिंग numerous individual contribution known as premium from various person. These person have similar assets which are exposed to similar risks here. ओके, प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का पुलिंग करना। पुलिंग करना मतलब यहाँ पे क्या, पुलिंग ऑफ फंड हियर, मतलब हम लोग लोगों से फंड ले रहे हैं, अपनी तरफ ले रहे करके। सो व्हेन दे आर पेइंग द प्रीमियम इट मींस व्हाट हियर, द इंश्योरेंस कंपनी इज एक्चुअली पुलिंग द फंड फ्रॉम द पीपल और फ्रॉम द कस्टमर हियर। लेकिन जो उनसे फंड ले रहा है, लेकिन वो गारंटी दे रहा है कि वॉट एवर रिस्क विल गोइंग टू हैपन, फॉर दैट रीजन दे विल गोइंग टू repay. Okay, now the next one here, this pool of fund is used to compensate the few who might suffer the losses as caused by a peril. Is this clear? Next one, this process of pooling fund and compensating the unlucky few is carried out through an institution known as the insurer. ठीक है, इंश्योरर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूशन को उन्होंने इंश्योरर कहा है। तो इंश्योरर मतलब इट कैन बी LIC, इट कैन बी GIC, इट कैन बी ICICI, इट कैन बी SBI। जो भी बैंक आपको वो इंश्योरेंस दे रहा है, आपके असेट को इंश्योर कर रहा है, उनको कहा जाएगा इंश्योरर, ओके।
तो इंश्योरर का मीनिंग क्या है ये भी ध्यान में रखो. नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज इंश्योरर, यू नो व्हाट इज प्रीमियम, you know what is peril. Okay, now the next one here, the insurer enters into an insurance contract with each person who seek to participate in the scheme. Such a participant is known as insured. मतलब जब हम लोग पॉलिसी परचेज करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं, तो हम लोग कौन है, इंश्योर है या इंश्योरर है? हु आर वी? इंश्योर रहते, इंश्योर ही रहेगा. ओके, जब हम लोग पॉलिसी परचेज करते हैं मतलब हम लोग कौन है, इंश्योर है. जो हमें पॉलिसी देता है उसको क्या कहेंगे, इंश्योरर कहेंगे. ओके, जिस वजह के जिस रीजन की वजह से मेरे असेट का डैमेज हुआ है उसको मैं क्या कहूंगी, वो कॉस्ट को मैं क्या कहूंगी, पेरिल कहूंगी. प्रीमियम मतलब क्या रहता है, हाँ, जो हम लोग वहां पे पेमेंट देते हैं कि मुझे ये पॉलिसी चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में जो बॉन्ड में लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग जब मैं पेमेंट देती हूँ उनको, तो वो पेमेंट को कहा जाएगा प्रीमियम. इज इज क्लियर? और क्या था यहाँ पे, हाँ, इंश्योरेंस पता लग गया तुम लोग को, इंश्योर्ड मतलब क्या है पता लग गया, पेरिल का मीनिंग पता लग गया है, प्रीमियम यू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ओके, और इंश्योरेंस बेसिकली किन किन चीजों के ऊपर होता है, सो इट विल बी बेसिकली ऑन द असेट. तो असेट किस फॉर्म में रहेगा, असेट कैन बी इन द फिजिकल फॉर्म, इट कैन बी इन द नॉन फिजिकल फॉर्म ऑल्सो. ओके, यू कैन मतलब, और उन्होंने कहा है कि इवन इट इज ऑन द पर्सनल, जो अपना पर्सनल बॉडी पार्ट है उसके लिए भी इंश्योरेंस हो सकता है. इज दिस क्लियर? सो हाउ इंश्योरेंस वर्क इज क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? बिकॉज यही 3-4 कॉन्सेप्ट तुम्हें बार बार सुनाई देंगे जब हम लोग ये लेसन रीड करेंगे तभी. ओके, नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स और एंड देन अगेन ह्यूमन लाइफ वैल्यू. सी, the asset, that is human life value, HLV. The HLV concept consider human life as a kind of property or asset that earns an income. It thus measures the value of human life based on individual expected नेट फ्यूचर अर्निंग. ठीक है, मतलब यहाँ पे उन्होंने जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू कंसिडर किया है, उन्होंने ऑब्वियसली दे हैव गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, एक पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है, लेकिन जो उसका वैल्यू डिसाइड होगा कि मेरा वैल्यू कितना रहेगा, आपका वैल्यू कितना रहेगा, वो किस बेस के ऊपर वैल्यू डिसाइड होगा कि हम लोग फ्यूचर में कितना अर्न कर सकते हैं उसके ऊपर. ठीक है, लाइक आई एम द लेक्चरर, तो मतलब मेरा और फ्यूचर क्या है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय पीएचडी में और क्या पोजीशन पे जा सकती हूँ, तो मेरे लाइफ का वैल्यू कितना है. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग वो मुझे वहां पे इंश्योरेंस दे सकते हैं. नाउ यू आर प्रेजेंटली एज अ स्टूडेंट बट यू आर स्टडीइंग बीबीआई. ओके, सो बीबीआई का कितना डिमांड है, आप कौन से सेक्टर में जाने वाले हो ये जॉब के बाद, मतलब ये कोर्स के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लाइफ के वैल्यू को मेजर किया जाएगा. ठीक है, तो वो लोग का मेजरमेंट का कैलकुलेशन क्या है कि हम लोग फ्यूचर में कितना अर्न कर पाएंगे या फिर अभी कितना अर्न कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने लाइफ का वैल्यू डिसाइड करेंगे. ओके, लेकिन ये बराबर है क्या, व्हाट यू ऑल से, इज इट ओके, इज इट व्हाट यू थिंक, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, लाइक करेक्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू? यस, यस कमलेश, व्हाट इज योर व्यू? ऐसे ही कैलकुलेशन करना चाहिए, तुझे लगता है कि नहीं कुछ और तरीका होना चाहिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन के लिए? यही कैलकुलेशन रखना चाहिए कि उसके वैल्यू कितना रहेगा करके. ओके, जनरली जब घर पे कोई मेंबर चला जाता है, ओके, दैट डे वी रियलाइज कि नहीं, मतलब कितना बड़ा हम लोग को फाइनेंशियल लॉस हुआ है. वो कैसे हम लोग रियलाइज कर पाते हैं, बिकॉज वो जो भी अर्न कर रहा था, सी इमोशनली लॉस दैट वी कैन नॉट मेजर, दैट्स ट्रू. इमोशनल लॉस हम लोग कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे, कुछ भी कॉन्सेप्ट आने दो, बट इट कैन नॉट बी मेजरेबल. बट व्हेन वी इट विल कम इन द मॉनेटरी टर्म, दैट टाइम इट कैन बी मेजरेबल कि कितना लॉस हुआ है, किसके पापा अगर चले गए तो वो कितना घर पे सैलरी लेके आते थे, तो अभी वो इनकम नहीं रहा करते. ओके, तो उतना तुम्हारा फाइनेंशियल असेट, मतलब वो असेट तुम्हारा चला गया था, सो दैट वे वी कैन मेजर. तो इंश्योरेंस भी क्या है, ऑब्वियसली दे आर आल्सो द प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन. इंश्योरेंस ऐसे कोई ना कोई वेलफेयर कर रहा है कि नहीं, नहीं मैं हर एक को वैल्यू वहाँ पे हर एक को मैं पैसा बांटते रहूंगा, वैसे तो इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं, उनको भी प्रॉफिट ही कमाना है. तो जब वो लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो लोग भी फाइनेंशियल टर्म से ही कैलकुलेट करेंगे, किसी का भी
life family. Okay. Then net earning means income a person expects to earn each year in the future less the amount he would spend on self. It thus indicates the economic loss a family would suffer if the wage earner were to die prematurely. These earnings are capitalized using an appropriate interest rate to discount them. तो जनरली जो भी इंश्योर रहता है ना, तो तुम लोगों ने नोट क्या रहेगा कि जो मतलब हेड ऑफ द फैमिली रहता है वो हमेशा खुद के ऊपर एलआईसी ज्यादा निकालता है. एम आई राइट और नॉट? अपने बच्चे के ऊपर एलआईसी नहीं निकालेगा, वो अपने ऊपर निकालेगा. अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद में मेरा फैमिली रहेगा, उसको भी कैसे सिक्योर करना. ओके. इवन जब तुम लोग निकालोगे, मतलब तुम्हारा फैमिली भी स्टार्ट नहीं हुआ रहेगा, लेकिन जब तुम लोग इंश्योरेंस निकालोगे तो तुम्हारे ऊपर निकालोगे, बिकॉज तभी तुम लोग ऐसा सोचोगे कि नहीं, अगर मेरे जाने के बाद मेरे मम्मी पापा को कुछ हेल्प होना चाहिए था, तो आप लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से निकालोगे. Are you getting me? Okay. Then a rule to measure HLV. This is to divide the annual income a family would like to have, even if the bread earner was no longer alive, with the rate of interest that can be earned. ठीक है. यहाँ पे जैसे वो लोग लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हो कि मतलब अगर वो एक पर्सन चला गया तो मेरे मेरे जाने के बाद में मेरे घर पे कितना पैसा मिलना चाहिए, तो मेरे फैमिली का लाइफ स्टाइल ठीक रहेगा, तो उसके हिसाब से वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है. इज इट क्लियर? जैसे पेंशन का रहता है, देखो पेंशन में अगर आप लोगों ने नोट किया रहेगा, पेंशन सबको पता है ना क्या रहता है. आफ्टर रिटायरमेंट तुम्हारे ओल्ड एज के लिए पेंशन रहता है. तो पेंशन अभी ऐसा देखा जाता है कि लाइक इन्वेस्ट दिस पर्टिकुलर रुपीज एंड देन यू विल गेट द पेंशन ऑफ 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपया फिर 50,000 वी विल आल्सो कि 50,000 तुम्हें तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद उतना अमाउंट का पेंशन मिलने वाला है. तो हमारा कैलकुलेशन कैसे रहता है कि 50,000 अभी से ही मुझे वहां पे 10,000 रुपये वो लोग डालने के लिए बोल रहे हैं, और मुझे जो पेंशन मिलेगा वो 50,000 का मिलेगा. तो अगर मैं अभी से ही मंथली 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं ईयरली ऑलमोस्ट वहां पे 1,20,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ. ठीक है. तो मुझे अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, मतलब मैं ये ऐसा इंश्योरेंस लेके पेंशन स्कीम खरीदूं, या फिर मैं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं, तो फ्यूचर में उसका जो रेंट रहेगा वो मैं यूज करूंगी एज अ पेंशन करके. आप लोग क्या करोगे बताओ? आप लोग पेंशन स्कीम खरीदोगे या फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे एज अ पेंशन के लिए यूज करने के लिए? क्या करोगे? योर सेम प्रॉपर्टी. जतिन? पेंशन. यस. ऑनलाइन में किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ऑनलाइन में हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना विल बी बेटर या फिर पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना विल बी बेटर? यस. नो वन फ्रॉम द ऑनलाइन. किसी को किसी में इन्वेस्ट नहीं करना है. अच्छा, चैट बॉक्स में लिखा है. अच्छा, मरियम भी सेइंग पेंशन. ओके. सी, मेरा मेरा खुद का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा खुद का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है दैट आई शुड इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी. क्यों प्रॉपर्टी? बिकॉज देखो मेरे जाने के बाद वो प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे ही रहेगा ना. पेंशन का क्या रहेगा, एक बार मैं चली जाऊंगी तो पेंशन भी खत्म. मेरे फैमिली को, मेरे बाद के जो लोग हैं उनको कुछ बेनिफिट नहीं हो पेंशन का. लेकिन प्रॉपर्टी का क्या रहेगा, मेरे जाने के बाद भी मेरे जो वहां पे ग्रैंड चिल्ड्रन रहेंगे, मेरे बच्चे रहेंगे, उनको प्रॉपर्टी मिलने ही वाला है. एंड दूसरी बात क्या है कि अभी से मैं 10,000 इन्वेस्ट करूंगी, पेंशन मुझे तभी मिलेगा 50,000. लेकिन क्या गारंटी कि 15 या 20 साल के बाद में 50,000 का क्या वैल्यू रहेगा? मैं कुछ गारंटी दे सकती हूँ वहां पे? अभी जैसे पहले लोगों का सैलरी मतलब, हाँ पेंशन के नहीं, वो तो पैसा मिलेगा ना, वो पैसा मिलेगा अगर पेंशन मिलने से पहले हम लोग चले गए. लेकिन देखो अभी के लोगों का मतलब, मेरा ऐसे कहना है कि जो एवरेज लाइफ है किसी भी लोगों का, इट वुड बी मैक्सिमम 70, नॉट मोर देन दैट. 70 के आगे मैं एवरेज बता रही हूँ, कोई कोई 70 के आगे भी जिंदा रहते हैं. लेकिन ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि रिटायरमेंट के 5-6 साल के बाद भी, या फिर रिटायरमेंट के 1-2 साल के बाद भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं. तो मुझे वहां पे बताओ, पेंशन कितना साल तुम लोगों ने यूज किया? वही 10-10 हजार रुपया तुम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर खुद की खाने पीने के ऊपर इन्वेस्ट करते, तो उतना ही तुम लोग एंजॉय कर पाते. तो हमेशा ध्यान में रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना विल बी ऑलवेज बेटर.
उसकी वैल्यू भी बढ़ते हैं, बिकॉज कि अगर तुम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, जो रेंट आएगा तुम लोगों को, ठीक है, वो रेंट क्या रहेगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा। 50 मतलब 20 साल के बाद में कैसा टाइम रहेगा, कितना प्राइजेस बढ़ेंगे मुझे पता नहीं, तो शायद वो 50,000 मेरे लिए 5,000 जैसा काम करेगा। एम आई राइट और नॉट? अभी मुझे देखने के लिए लग रहा है, अरे वाह मैं 50,000 कमाऊंगी, ठीक है, पेंशन मेरा ओल्ड एज में इतना रहेगा, लेकिन उसका वैल्यू उतना नहीं रहेगा शायद उस टाइम पे। तो इसके लिए मेरा ऐसा कहना है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। इवन तुम लोगों के लिए भी मैं कह रही हूँ कि अगर तुम लोग फ्यूचर में कभी मतलब जनरली शादी के बाद ऐसे तुम लोग सेपरेट हो जाते हो, ओके, तो सेपरेट हो गए तो तुम लोग स्टार्टिंग में रेंट पे घर खरीदते हो, तो ट्राई करना कि रेंट पे घर खरीदने से बेटर है कि भले छोटे अमाउंट वाला छोटा ही घर रहेगा, तो लोन पे खरीदो, और जो रेंट तुम लोग उनको दे रहे हो ना उसका, वो एक ऐसा समझो कि नहीं मैं मेरा ईएमआई भर रहा हूँ करके, रेंट पे रहने का जैसा सोचो और ईएमआई भरते रहो, तो प्रॉपर्टी भी खुद का रहेगा, खुद का घर है, अपने अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई भी कर पाते हो, इजंट इट? अगर रेंट पे रह रहे हो तो उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। आपको जो रेंट वो बीच में 11 महीने के बाद निकलो, फिर से नेक्स्ट टाइम फिर से तुम लोगों को वो रेंट कई कई जगह पे घर ढूंढना है करके, तो प्रिफर करना कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का और उसके थ्रू रेंट जैसा उसको पे करते रहने का ईएमआई। यस स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, यू ऑल एग्री विथ मी? प्रॉपर्टी में Yes, इन्वेस्ट करना ma'am. विल बी बेटर। ये शीतल ने भी Yes, प्रॉपर्टी, ma'am. हाँ, ओके गुड गुड। अच्छा देखो ना, हम लोग इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग बोले इंश्योरेंस में मत इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। ओके, सो दिस इज व्हाट, ओके, अभी हम लोगों ने क्या देखा, ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, मिस्टर राजन अर्न्स ₹1,20,000 a year and spends ₹24,000 on himself. The net earning his family would lose where he to die prematurely would be ₹96,000 per year. समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 24,000 वो खुद के ऊपर स्पेंड करता है, 24,000 वो ईयरली खुद के ऊपर स्पेंड कर रहा है, मतलब जैसे कि ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा करता रहेगा, उसके खुद के कपड़ों के ऊपर खर्चा करता रहेगा, तो दैट, लेकिन वो पूरा 96,000 जो है वो उसको फैमिली को मिल रहा था ना पूरे साल भर का, तो अभी क्या हो गया, वो चला गया, वो मर गया करके 96,000 का उनको लॉस में है। ओके, सो सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एक्सप्रेस एज 0.8, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे निकाला जाएगा कि 96,000 जो उसके वजह से घर पे आ रहा था, उसको जब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू विल बी हाउ मच हियर, इट विल बी अराउंड 12 lakh. Are you getting me? So they have taken it as a 12 lakh. So HLV है, लेकिन I think उन्होंने कुछ गलत किया हुआ है, जरा करो कैलकुलेशन में करो थोड़ा। अच्छा 0.8 है, मतलब उन्होंने इंटू 100 किया हुआ है, फिर भी कैलकुलेट करो मुझे बताओ, 12 लाख ना, मतलब वहाँ पे 0.08 मतलब इट कुड बी इंटू 100 में, मतलब वहाँ पे और दो वैल्यू बढ़ेंगे। ओके, so HLV helps to determine how much insurance one should have for full protection. It also tells us the upper limit beyond which the life insurance would be speculative. In general, we can say the amount of insurance should be around 10 to 15 times of one's annual income. मतलब जो तुम लोग एनुअली कमा रहे हो उसका कम से कम 10 से 15 टाइम ज्यादा मल्टीपल होना चाहिए, उतना इंश्योरेंस का वैल्यू आप लोगों ने, उतना इंश्योरेंस का लिमिट रहेगा वो आप लोगों ने खरीदना चाहिए इंश्योरेंस, अगर आप लोग लाइफ इंश्योरेंस निकाल दो। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप लोग एनुअली 1 लाख रुपीज कमाते हो, साल भर में 1 लाख रुपीज कमाते हो, और जब आप लोग इंश्योरेंस निकालोगे तो आपको ऐसा इंश्योरेंस निकालना चाहिए कि जो कम से कम आपको 10 लाख या 15 लाख आपको देगा, वैसे। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, मिस्टर राजन वॉज टू आस्क इंश्योरेंस ऑफ ₹2 crore while earning only ₹1.2 lakhs a year. The actual amount of insurance purchase would of course depend on factors like how much insurance one can afford and would like to buy. मतलब अगर तुम लोगों ने सोचा कि नहीं मुझे ना करोड़ वाला इंश्योरेंस खरीदना है, मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को करोड़ रुपए मिलने चाहिए, लेकिन उसका प्रीमियम भी आप लोगों को भरने के लिए पॉसिबल होना चाहिए। ओके, सो देयरफॉर आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि इतना चाहिए, लेकिन अगर आपका उतना अर्निंग नहीं रहेगा, यू कैन नॉट अलाउड टू परचेज दैट इंश्योरेंस पॉलिसी। इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट?
ये पॉइंट समझा आपको? ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यस, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ द, तो अभी मुझे बताओ एक एग्जांपल के फॉर्म में बताओ मुझे कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू में बेसिकली वो लोग क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेंगे, बताओ। तुम्हारा एनुअल सैलरी को वो ध्यान में रखेंगे, और एनुअल सैलरी का कितना मल्टीपल्स वहां पे होना चाहिए इंश्योरेंस निकालते वक्त, कितना मल्टीपल आपको अलाउ कर सकते हैं? 10 to 15 टाइम्स का मल्टीपल वो आपको अलाउ कर सकते हैं, उतना लेवल तक का पॉलिसी खरीदने के लिए आपको वो अलाउ करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, द रिस्क। ओके, सी, आई थिंक कमलेश, आर यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट नाउ? सी, रिस्क में लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड protection against those risks events that can destroy or diminish the value of human life. Human life and asset. अरे ये 12, हाँ. There are 3 kinds of situations where such loss can occur. So first one here, dying too early, living too long, and living with disability. Okay. हाँ बराबर है ना एक्चुअली, मतलब हम लोगों को जो डर लगता है वो यही चीजों का डर लगता है कि शायद हम लोग बहुत जल्दी मर जाएंगे क्या, या फिर हम लोग बहुत ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेंगे, लेकिन वो टाइम पे तो मेरा फिजिक्स ही मेरा 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 बॉडी ही मेरा सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर मेरे लिए अर्निंग क्या रहेगा? मैं ऐसा नहीं हो जाऊँ ना कि मैं मेरे बच्चे के ऊपर बोझ हो जाऊंगा, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम रहता है। तो कभी कभार हम लोग सोचते हैं नहीं, रिटायरमेंट के बाद अगर चले जाएंगे तो बेटर रहेगा, दैट विल आल्सो बी थिंग। ओके, एंड लिविंग विद डिसेबिलिटी की पता नहीं मैं बीच में अगर हैंडीकैप हो गया तो फिर कैसे रहेगा? सो दीज आर ऑल बेसिकली कंसर्न दैट वी आर फीलिंग कि नहीं, अगर मेरी लाइफ के साथ ये सब हो सकता है करके। ओके, सो जनरल इंश्योरेंस ऑन द अदर हैंड typically deals with those risks that affect property like fire, loss of cargo, while at sea, theft, and burglary and motor accident. They also cover events that can result in loss of name and goodwill. These are covered by a class of insurance called liability insurance. देखो liability insurance उन्होंने क्या कहा है, एक जो मैंने आपको बताया ना कि डाइंग टू अर्ली, लिविंग टू लॉन्ग, लिविंग विद डिसेबिलिटी, ये जनरली लाइफ इंश्योरेंस में आप सोचेंगे कि आपके लिए रिस्क रहेगा, लेकिन जब लायबिलिटी इंश्योरेंस आता है तो उसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं मतलब कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, अगर अचानक से डैमेज हो गया तो इसको अगर आग लग गई, कुछ ये खराब हो गया, अगर बीच में ये टूट गया, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाते हैं, तो जिन्होंने इंश्योरेंस निकाला है उनके लिए बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट बोलने के लिए क्या बोलेगा, 1 लाख रुपए दे दो उनको चुप कराओ करके, इजंट इट? लेकिन वो घर का वैल्यू क्या 1 लाख रुपए रहेगा क्या? नहीं। सो वो प्रॉपर्टी अगर मेरा चला जाएगा, कुछ जैसे बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से, अर्थक्वेक आने की वजह से, फायर लगने की वजह से, फायर आने की वजह से, ओके, तो जब हम लोग ये प्रॉपर्टीज के ऊपर इंश्योरेंस करते हैं, अपने गुडविल के ऊपर जब इंश्योरेंस करते हैं, तो वो आपका आता है लायबिलिटी इंश्योरेंस में। Are you getting me? लाइफ के बारे में so लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टीज के बारे में so it will be coming into your liability insurance. Yes student, it is clear to you? Online student, what is liability insurance and what is life insurance? Yes or no? बाप रे, कोई नहीं बोल रहा है। यस मैम। ओके, एग्जाम्पल उन्होंने दिया है यहाँ पे, एक्सीडेंट इंश्योरेंस विच प्रोटेक्ट्स, अच्छा नहीं रुको और एक देखने दो मुझे, फाइनली देयर आर रिस्क्स दैट कैन अफेक्ट द पर्सन, term as a personal risk, they may also be covered by the general insurance. Okay, तो जनरल इंश्योरेंस इवन पर्सनल रिस्क को भी कवर करता है। एग्जांपल है एक्सीडेंट इंश्योरेंस व्हिच प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉसेस सफर्ड ड्यू टू एन एक्सीडेंट। ओके, नाउ द लेवल ऑफ प्रीमियम, the level premium is a premium fixed such that it does not increase with the age but remain constant throughout the contract period. हाँ, जो प्रीमियम रहता है उसमें वो बॉन्ड ही रहता है, एक बॉन्ड हम लोग साइन करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी लिखा जाता है कि तुम लोग को कितना पेमेंट करना है करके, तो नहीं बहुत साल हो गया करके अभी प्राइसेस बढ़ रहे, इन्फ्लेशन आ गया तो आपका प्रीमियम का अमाउंट बढ़ा हुआ, ऐसे होता है क्या? नहीं होगा। ठीक है, सो प्रीमियम विल बी एज इट इज, इट विल नॉट गोइंग टू चेंज, whatever is been written into the contract, it will be the same for a maximum year, same for the full period only. Then
This means that premium collected in early years would be more than the amount needed to cover death claims of these ages, while premium collected in later years would be less than what is needed to meet claims of those dying at the higher ages. The level premium is an average of both. This means that the excess premium of earlier ages compensate for the deficit of premium in the later ages. देखो आपको हमेशा जो इंश्योरेंस एजेंट रहेगा he will always going to tell you one thing. आप इंश्योरेंस जितना जल्दी लोगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा और इंश्योरेंस आप जितना लेट एजेस पे लोगे ना तो उसका उतना आपको प्रीमियम भी ज्यादा भरना पड़ेगा बिकॉज वो क्या रहता है कि लेटर एजेस पे रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है तो वहां पे उनको पता है कि एक बहुत जल्दी शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है करके ओके तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं प्रीमियम ही तुम्हारा ज्यादा रखते हैं सो दैट उनको वो पैसा मिल जाए आई गेटिंग मी लेकिन आप अभी जैसे 18 ईयर्स आपका क्रॉस हुआ आपने अभी से ही इंश्योरेंस लेकर रखा हुआ तो आपको क्या आप लोग क्या करोगे मैक्सिमम सालों के लिए उनको प्रीमियम भरते जाओगे तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं प्रीमियम का अमाउंट भी कम करते हैं तो हम लोग कितने ही सालों के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं और जैसे कि मैं अगर रिटायरमेंट का प्लान कर लूँ मेरा करंट एज अभी 37 ठीक है तो मेरे लिए अभी कितना एज बाकी है हार्डली 21 ईयर्स 58 एज में मैं रिटायर हो जाऊंगी तो 21 ईयर्स के बाद में मुझे पेंशन चाहिए ओके तो वहां पे वो लोग क्या करें चलो 20 ईयर से मतलब ठीक है चलेगा ये भी इतना कुछ खराब नहीं है लेकिन अगर मैं प्लान करूंगी एट द एज ऑफ 50 कि मुझे 58 एज में पेंशन मिलना चाहिए करके तो वहां पे मेरा प्रीमियम क्या रहेगा ज्यादा रहेगा आई गेट मी सो ऐसा रहता है कि जितना हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे तो प्रीमियम कम रहेगा और जितना हम लोग लेट स्टार्ट करेंगे तो प्रीमियम ज्यादा रहेगा ओके Then the components of level premium. The level premium has two components. The first is known as the term or protection component, consisting of that proportion of premium actually to pay the cost of the risk. And the second is known as the cash value element. It is made up of accumulated excess payment of the policy holder. It constitutes the saving component. So this means that almost all life insurance policy contain a mixed protection and the saving. The more the cash value element in the premium, the more it is considered. The more it is considered as saving oriented insurance policy. मतलब आप लोग जितना जल्दी इंश्योरेंस स्टार्ट करते हो तो वो आपका उतना मैक्सिमम सेविंग क्रिएट करेगा और जितना आप लोग लेट स्टार्ट करोगे तो आपका अमाउंट भी कम मिलने वाला है सो दैट विल नॉट बी अ गुड सेविंग ऑप्शन ओके स्टूडेंट सो दैट्स इट फॉर टुडे समझा या नहीं समझा सब लोग एकदम शांत थे यस सबको नींद नहीं मैम समझा लाइक दैट यस चलो रिवीजन लेगी इसका हम लोग रिवाइज करेंगे यस ओके चलो अभी मैं इधर सिंपल क्वेश्चन आपको पूछती हूँ जब हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो जनरली इंश्योरेंस किसके ऊपर लेते हैं हम उसको क्या कहा जाता है इंश्योरेंस लैंग्वेज में और इवन इन द फाइनेंशियल लैंग्वेज जब हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस हम लोग जिन चीजों के ऊपर लेते हैं उन चीजों को क्या कहा जाएगा भले तुम्हारे लाइफ के ऊपर है भले तुम्हारे प्रॉपर्टी के ऊपर है लेकिन वो सब क्या है एक्चुअली यस दिस आर बेसिकली असेट ठीक है ये क्या है असेट है नेक्स्ट है अच्छा चैट बॉक्स में लिख रहे हैं मुझे एक मिनट यस वेरी गुड मरियम भी दिस आर बेसिकली द असेट है ओके नेक्स्ट है जो कंपनी हमें इंश्योरेंस देती है उसको हम लोग क्या कहेंगे इंश्योरर या इंश्योरर कहेंगे और हम लोग जब इंश्योरेंस खरीदते हैं तो हम लोग कौन है इंश्योरर है या इंश्योर है स्पेलिंग ऑफ इंश्योर INSURED ठीक है वी आर इंश्योर्ड देन जब कुछ भी डैमेज होता है तो वो डैमेज का जो रिस्क है उसका रीजन क्या है उस रीजन को हम लोग इंश्योरेंस लैंग्वेज में क्या कहेंगे व्हाट इज दैट इंश्योरेंस लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाएगा हाँ यस इट विल बी पेरिल उसको पेरिल कहा जाएगा ठीक है कि जो रीजन की वजह से डैमेज हुआ है और हमें जो लगता है कि ये मेरे लिए रिस्क है करके तो वो रिस्क को मैं कहूंगी पेरिल करके ओके नाउ द नेक्स्ट वन ईयर पेरिल हो गया हाँ
जो अमाउंट हम लोग पे करते हैं इंश्योरेंस खरीदते वक्त, या फिर मतलब वो इंश्योरेंस जब अपना कंटिन्यू रहता है, तो जो अमाउंट हम लोग पे करते जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? यस, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। और जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू रहता है वो तुम्हारे मंथली सैलरी के ऊपर डिसाइड किया जाएगा या एनुअल सैलरी के ऊपर डिसाइड किया जाएगा? एनुअल सैलरी के ऊपर। एनुअल। यस, वेरी गुड। जब ये एनुअल सैलरी के ऊपर डिसाइड किया जाता है तो तुम लोग को चाहिए उतना इंश्योरेंस का इंश्योरेंस अमाउंट का पॉलिसी मिलेगा क्या? इंश्योरेंस जो इंस्टीट्यूट रहेगा वो आपको चाहिए उतना अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी देगा क्या? नहीं देता है। जब हम लोग लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो जो अपना एनुअल सैलरी है उसका 10 से 15 मतलब 10 से 15 क्या बोलते हैं, परसेंटेज नहीं, हाँ, 10 से 15 गुना ज्यादा, मल्टीपल बोलते हैं, तो 10 से 15 गुना ज्यादा वो होना चाहिए। अगर आपका एनुअल सैलरी 1 लाख है तो आपको कम से कम इंश्योरेंस पॉलिसी कितने लेवल तक का मिलेगा? 15 लाख तक का। आर यू गेटिंग मी? 15 लाख या 10 लाख तक का, उतना ही आपको अलाउ करेंगे। आपका एनुअल सैलरी 1 लाख है, आपको 2 करोड़ का पॉलिसी चाहिए, नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग मी? ओके, सो इस बेस के ऊपर ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। एंड वन मोर थिंग कि अगर किसी हेड ऑफ द फैमिली ब्रेड अर्नर है, हेड ऑफ द फैमिली का सैलरी जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा कि उसका लाइफ का वैल्यू क्या है? क्या? हाँ, किसके हिसाब से? ओके, एज के हिसाब से तो करेक्ट है, एज तो होना चाहिए, लेकिन और क्या रहता है? यस, लेस देन 1 मिनट एक तक स्क्रीनशॉट। देखो, मतलब वो घर पे कितना पैसा देता है, ठीक है? हाँ, उसका खुद के ऊपर कितना खर्चा होता है और वो घर पे कितना पैसा देता है, और वो टोटल पैसों का एनुअली कैलकुलेट किया जाएगा। उसको 8% के हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं तो 0.0, तो जो वैल्यू आएगा वो उसका लाइफ का वैल्यू रहेगा, पूरे लाइफ का वैल्यू रहेगा। आर यू गेटिंग मी? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, दिस आर ऑल क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, दैट्स Yes, इट ma'am. फॉर टुडे। एवरीबॉडी नो व्हाट इज रिस्क हियर। तो रिस्क का मैं नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी तक हम लोग नेक्स्ट टाइम ना स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिस्क पुलिंग के ऊपर। शैल आई एंड द लेक्चर? Yes. ओके, बाय स्टूडेंट।